कहते हैं कि जब उद्देश्य आपका विकास हो तो बाधाएं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। चाहे मुद्दा विमौद्रीकरण का हो, ट्रिपल तलाक का हो, जीएसटी का हो, धारा 370 का हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का हो। इनमें से बहुत बड़े मुद्दों को सॉल्व किया गया है। इवन मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा भूल गया, मैं समझ नहीं पाया कैसे भूला, वो है राम मंदिर का। इन सारी समस्याओं का निस्तारण किया गया और देश को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की गई। साथ ही देश का आर्थिक विकास हो सके इस बात पर भी काफी गहन विचार विमर्श किया गया, जिससे कि विगत इन जितने भी मैंने संशोधन या सुधार बोले हैं वो किए गए हैं। अभी हाल ही में कल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जो कि कई, सच तो यह है कि शायद सदियों से चल रहे थे, बट मेरी जानकारी में कई वर्षों से है। तो सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया गया है कि आजादी के बाद पहली बार भारत में जातिवार जनगणना कराया जाएगा। ये कोई एक नया मुद्दा नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना होगा। ठीक है। सबसे खास बात है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन जाति आधारित जनगणनाएं होती थी, लेकिन उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते थे। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि हम जाति आधारित जनगणना सेपरेटली डेटा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और सबसे खास बात है कि 2026 में होने वाले जनगणना में जो भी हम अपना जनगणना करवाएंगे, उसमें जाति आधारित जनगणना को भी वरीयता दिया जाएगा और उसका डेटा जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको एक चीज मैं बताऊं, क्या इतिहास में हमारे यहाँ कभी जाति जनगणना हुआ है? तो उसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण उन्हें रोक दिया गया था। दूसरी सबसे खास बात है कि अगर जातिगत आधारित जनगणनाएं नहीं हो रही थी तो फिर हमें कैसे पता चलता था कि हमारे यहाँ पे एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, माइनॉरिटीज, अदर माइनॉरिटीज कितने हैं, ओबीसी कितनी है, या सामान्य कैटेगरी के कितने लोग हैं, ये कैसे पता चलता था? इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दूसरी खास बात, अगर जाति आधारित जनगणना कराया जाता है तो उसमें संविधान संशोधन को लेकर क्या प्रोविजंस करने पड़ेंगे, या हमारे संविधान में उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। दूसरा मुद्दा, तीसरा सबसे खास बात है कि अगर जाति आधारित जनगणना करवाया जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। चौथा मुद्दा, अगर जाति आधारित जनगणना करवाया जाता है तो आरक्षण पे पड़ने वाला क्या प्रभाव होगा, इस पर हम विचार और विमर्श करेंगे। तो सबसे खास बात है कि ये मुद्दा बहुत ही गर्म रहने वाला है। सच तो ये है कि जाति आधारित जनगणना विकास के लिए लाया गया है या राजनीति के लिए, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, वो भी डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो एक बात मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि इसमें क्या क्या हमें जानना है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे। और सबसे खास बात, कहते हैं कि जनता को और मीडिया को सरकार से तटस्थ रहना चाहिए जिससे कि देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। अगर जनता और मीडिया दोनों सरकार के ही पक्ष में बातें करेंगे तो शायद सरकार या शासन निरंकुश हो जाएगा और देश अपने वास्तविक विकास के मार्ग से भटक सकता है। तो हम सिर्फ एक देश के नागरिक होने के नाते और एक विद्यार्थी होने के नाते इस विषय को लेकर के चलेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में कुछ भी इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में पूछा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पूछा जाए, तो हम बता सकें। और सबसे खास बात है, 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण उस जनगणना को स्थगित कर दिया गया और फिर लगातार जनगणना कराने की कोशिश की गई। लेकिन शायद गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हम 2026 में जनगणना करवाएंगे। हालांकि ये टारगेट है कि जब आजादी का हम शताब्दी मना रहे होंगे 1947 में, सॉरी 2047 में, तो वहां पर हम अपनी जनगणना को 47 के आसपास लेकर जाना चाहते हैं या 16 और 17 लेकर जाना चाहते हैं। जैसे अभी तक 10 वर्ष के अंतराल पे चलता था, तो 11 मान लीजिए 2001, फिर 2011, 2021, इस अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन अब कोशिश है कि हम इसको 26 से 36, 36 से 46 कुछ इस तरीके से लेकर के जाएं। इसीलिए कैबिनेट ने अगले वर्ष जनगणना कराने का डिसीजन लिया है। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसके लिए एटलीस्ट 2-2.5 घंटे चाहिए, जहां पर हम आपके साथ विस्तृत चर्चा कर सकें, क्योंकि ये मुद्दा आने वाले 3-4 साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ की बात करूं तो मैं काका कालेलकर की समिति ने क्या कहा था, मंडल कमीशन ने क्या कहा था, ये दोनों कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात, अभी रिसेंटली में जो हमारे रिजर्वेशन वाले कैटेगरीज हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, सबसे खास बात है अभी एक समिति का गठन किया गया था, रोहिणी समिति। रोहिणी समिति इसलिए गठन किया गया था कि जो हम आरक्षण दे रहे हैं, क्या उसका युक्ति संगत प्रावधान हम ला पा रहे हैं या नहीं। कहने का मेरा आशय यह है
कि आरक्षण निसंदेह बहुत अच्छा है, देश के आर्थिक विकास के लिए ठीक है, सामाजिक विकास के लिए ठीक है, आर्थिक नहीं बट हाँ, सामाजिक विकास के लिए निसंदेह बहुत अच्छा है। समाज के उन वर्गों को विकास की मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है जो शायद उतने सक्षम नहीं थे और समाज में समरसता और समानता का भाव लाता है आरक्षण। हालांकि सबसे खास बात है कि आरक्षण वहां पे मुद्दा थोड़ा सा नाजुक हो जाता है जहां पर जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उस व्यक्ति को नहीं मिलता बल्कि किसी और को मिल रहा होता है। बस समस्या मेन यहां पर यही आता है। किसी को आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, बस मुद्दा यह है कि जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए आरक्षण उस व्यक्ति को मिले। तो इसी बात के निर्धारण के लिए रोहिणी समिति का गठन किया गया था। अब बात चाहे रोहिणी समिति की किया जाए, काका कालेलकर की किया जाए या फिर मंडल आयोग की किया जाए या अन्य समितियां भी हैं, उनका हम आपके साथ डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को मैं आपके साथ छोड़ करके जा रहा हूं। एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इसमें कहा गया है कि आरक्षण में 50% की जो सीमा होगी वो कैसे थोड़ा सा डिटरमाइन होगी, ये हमको बताने की कोशिश किया जाए। ये राहुल गांधी जी का प्रश्न है। जातिवार जनगणना का स्वरूप तय करने को बन सकती है सर्वदलीय समिति, इस पे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और अगले साल संभावित जनगणना के साथ होगी जातिवार जनगणना। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, हालांकि मैंने कुछ मुद्दे आपके लिए फाइंड आउट किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार कमेंट करिएगा, जाति जनगणना है क्या, ये हम जानेंगे। हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के, जब से हमने जनगणना प्रारंभ किया है तब से लेके अब तक का। क्या जातिवार डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जाता था, या कलेक्ट किया जाता था तो उनमें क्या समस्याएं आती थी, क्या चुनौतियां आती थी, और उन आंकड़ों का प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता था, उनका प्रकाशन क्यों नहीं किया जाता था। हाल ही में अभी 2 राज्यों ने जाति आधारित जनगणना को एग्जीक्यूट किया है, एक है बिहार और दूसरा आपको कमेंट करना है। तो बैकग्राउंड कैसा रहा है, स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित जनगणना का क्या परिदृश्य रहा है, उसका क्या दृष्टिकोण रहा है, उस पर बात करेंगे। वर्तमान परिदृश्य कैसा है, इस पर बात करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जाति आधारित जनगणना कराने में जो कानूनी दावपेच है वो कैसे फंस रहे हैं, उनके मानदंड क्या है, इस पर हम आपके साथ विचार और विमर्श करेंगे। आखिर जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिकरण है इसका या फिर समय की मांग है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जाति आधारित जनगणना के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्कें लगाई जा रही हैं, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर हम आपके साथ बहस और विचार विमर्श करेंगे, उस पर हम आपके साथ बात करेंगे। आखिर अगर जाति आधारित जनगणना किया कराया जाएगा, कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जाति को लेकर के हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, फंडामेंटल राइट में कहीं कुछ प्रोविजंस है या आर्टिकल के कहीं अन्य क्षेत्रों में उसका फंक्शन दिया गया है या फिर उसका उल्लेख किया गया है। मतलब हमारे पूरे संविधान में जाति को लेकर के जहां जहां कुछ मुद्दा है और वो कैसे एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, प्रभावित करेगा, इस सब पर हम आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। और फिर हम आएंगे अंत में निष्कर्ष पे कि एक रियल चीजें क्या हो सकती है, रियल वैल्यू क्या हो सकती है, या यथार्थ मानदंड क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, एक बार कमेंट करिएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। और हो सकेगा तो हम लोग बहुत जल्द शाम तक, चूंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे हमें भी प्रॉपर R&D की जरूरत पड़ती है। चूंकि रेंडमली कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करना आसान होता है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते और एक सच में कहूं तो एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि लगातार शिक्षक तो मैं कम कहूंगा, स्टूडेंट ज्यादा कहूंगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक स्टूडेंट की फीलिंग जिंदा है आप जिंदा रहते हैं। तो ये मान के चलिए कि हम लोग भी उन चीजों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, अपनी जानकारी को और इनहेंस करेंगे। जब सारी चीजें हम एक साथ आपके साथ प्रस्तुत करेंगे तो यथार्थ आकलन निकलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत पूर्वाग्रही होकर के बातें कर सकते हैं। देखिए, भले ही हम एक टीचर हैं, आपको इस तरफ पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा या हम सबका एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान अगर बिना डेटा बिना फैक्ट के बात करेगा तो झुक सकता है, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम आपके साथ निष्पक्ष होकर के बात करें, तटस्थ होकर के बात करें कि देश के हित के लिए क्या आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि आज जब भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों की बात कही जाती है तो उसमें हम किसको याद करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब को याद करते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं, इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं, साथ ही में मोरारजी देसाई साहब को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं। ऐसे ही अन्य प्रधानमंत्री हैं जो अपने मुख्य कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ उसी प्रकार से अगर भविष्य में जब भी इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा तो उसमें वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शुमार होगा, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही किया था, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, राम विवाद का मुद्दा हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो,
विमुद्रीकरण का मुद्दा हो, और हो सकता है कि शायद बहुत जल्द आपको जाति आधारित जनगणना के साथ साथ में जो हमारे अन्य विवाद हैं वो भी सुलझे हुए देखने को मिले। मेरा इशारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ है, आप सही समझ रहे हैं। कमेंट करिएगा कि इस पर हमारी सरकार की क्या राय होगी और इस पर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, पीओके को लेके नहीं, जाति आधारित जनगणना को लेकर के। जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं आप वहीं तक रहें, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जहां पर हम आपके साथ डेप्थ में इस इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं अनुज तिवारी आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।